हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। और आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आपको द हिंदू एडिटोरियल, करंट अफेयर्स और जो तमाम रिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी की पूरी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और पूरा का पूरा तैयारी कराया जाता है। तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हम लोग जो है यानी कि मैं स्वयं ऑल जीएस सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स को कवर करता हूँ। अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके इंडिकेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 10 मई का दिन है और 10 मई के दिन आज जो आर्टिकल द हिंदू में आया है वो आपको पता होगा कि पिछले कुछ सप्ताह से मणिपुर की घटना का उल्लेख द हिंदू में जी भर के किया जा रहा है। और मैंने आपको इस सिलसिले में ये भी बताया था कि द हिंदू अगर आपको तैयार करना है यानी करंट अफेयर्स तैयार करना है तो आप कोई भी एक मुद्दा, जैसे मणिपुर की घटना, अब मणिपुर की घटना आई है तो पिछले एक वीक के पहले का पेपर उठाकर देख लीजिए। एक वीक के पहले से मणिपुर की घटना का उल्लेख किया जा रहा है और उसका रीजंस क्या है ये बार बार इंडिकेट किया जा रहा है। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए वो किया जा रहा है। कैसे उस घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए, वहां पर सद्भावना जो वहां की मूल संस्कृति होती है उसका कैसे निदान किया जाना चाहिए, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। हमने आपको बताया था कि पहले द हिंदू क्या काम करता है कि पहले अगर कोई न्यूज होती है तो उसको फ्रंट पृष्ठ पे लाता है, फिर इसके बाद कॉर्नर के आर्टिकल में लाता है, फिर इसके बाद मेन आर्टिकल में लेकर के आता है, फिर पांचवी या छठवीं बार 10 दिन या 15 दिन के बाद उसको एक बार रिव्यू करता है। यानी कि आपका कोई भी टॉपिक छूट नहीं सकता। तो इसी संबंध में उसने आज मणिपुर की घटना का उल्लेख करते हुए कहा है, मणिपुर की घटना का उल्लेख किया है। आइए हम लोग मणिपुर पे चलते हैं। आपको पता है कि मणिपुर जो पूर्वोत्तर स्टेट है वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट्स है, ये भी अच्छे तरीके से पता है। और ये जो राइटर्स हैं, प्रोफेसर्स हेड हैं पॉलिटिकल साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, इन्होंने उसका चित्रण किया है, एक फॉर्म खींचा है कि कैसे वो घटना हुई, क्यों, उसके पीछे की वजह क्या थी, नुकसान क्या है और कैसे उसको जो है आपको रिव्यू करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, सोसाइटी के साथ रिलेशन बना करके चलना है। तो हम लोग अपने आर्टिकल पर चलते हैं। इनका जो कहना है कि जो दंगा हुआ 3 मई को, जो दंगा हुआ है कुकी हमार जोमी कम्युनिटीज़ और मिताइस कम्युनिटी को लेकर के, इसमें मिताइस कम्युनिटी जो है वो मणिपुर की मैक्सिमम पॉपुलेशंस है और जो कुकी हमार जोमी कम्युनिटीज़ है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है पहाड़ी एरिया को लेकर के। वहाँ पर जो पहाड़ी एरिया में ये जनजातियाँ रहती हैं वो हैं। इन दोनों के बीच जो है 3 मई को जो शाम से ही 3 मई के शाम से ही यहाँ पर सांप्रदायिक तरीके से दंगे होना शुरू हुए। और एक तरीके से इन जो दंगों का नुकसान था, जो दंगों की प्रकृति थी, पहली चीज की दंगा कहीं भी होता है वहां पर नुकसान बेहतरीन ढंग से होता है। किसी भी परिस्थिति में दंगा पॉजिटिव नहीं होता है। अगर यह कम्युनल कम्युनिटी के बीच यानी कि दो कम्युनिटी के बीच आपस में दंगा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप स्वयं ये आरजू दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं कि दंगे से मानवीय विस्थापन होंगे। और जो मणिपुर में मानवीय विस्थापन हुए हैं अभी एक वीक पहले के द हिंदू में आप देखिए, वहाँ 9,000 किए गए थे, वो तो गवर्नमेंटल ऑफिशियल आंकड़ा था, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो मानवीय विस्थापन हुए, संपत्ति का नुकसान हुआ, दुखीपूर्ण लोग जीवन में चले गए। और यहाँ की जो प्रकृति है, पहले तो एक जो जातीय सफाई थी, जाति सफाई का मतलब जो पहाड़ी घाटी में समुदाय हैं उनकी सफाई, और वो सफाई जो है अब एक नरसंहार के रूप में बदल रही है। और नरसंहार कौन है? मिताई। तो इनको, इनके ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है, इनको जो है जियोनॉटिकल तरीके से इनको मारा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो
कानून व्यवस्था की बात की जाती है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर फेल हुए हैं, और इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि जो रैकटेक मूव्स हैं, यानी कि जो भीड़ होती है, जो वहाँ पर छिन्न भिन्न व्यवस्था को करती है, छिछोरेपन की जो भीड़ होती है, जो वहाँ पर दंगाई भीड़ होती है, वो सशस्त्र समूहों के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं। और दोनों तरफ से जो है पूरे राज्य में इनका जो है विस्तार हो रहा है, और यह विस्तार जो दंगे की प्रकृति है वो एक खतरनाक तरीके से विस्तृत हो रही है, जो हर किसी के लिए बहुत ही बैड है, बहुत ही खतरनाक तरीका है। लेकिन जो अर्बन सेक्टर्स में पहले से ही डोमिनेट किए गए थे, पहले से ही जो वहाँ पर तैनात किए गए थे, पहली चीज़ कि वो लॉ को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वो लॉ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है कि ये ऐसा लगता है कि जो ये राज्य है वो पहले जैसे हबसी राज्य होता था, कि जो चीज़ सही है, जिसको जो लगता है वही वो करेगा, सही है, कोई नियम नहीं, कोई लॉज नहीं, वैसे इसकी प्रकृति हो गई है। और ये जो प्रकृति है पहले से ही हमें लगता है कि जो मणिपुर की जो भू राजनीतिक परिदृश्य होता है, जो पहचान है, उसको पहले से ही तैयार किया गया था। उसकी जो नींव है मणिपुर स्टेट की भू राजनीतिक में, उसको हिलाने की, उसको अस्थिर करने की प्रयास था ये। और इसको जो है तात्कालिक रूप से इसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है, और नहीं क्या कहते हैं कि तात्कालिक रूप से इस पर कोई कदम उठाया जा रहा है। जो उठाया जा रहा है, अब ये कदम उठाने की बात करते हैं कि जो राज्य सरकार जो कदम उठा रही है, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार जो है वो जब गोलीबारी का आर्डर दी है, शूट आउट आर्डर दिया है, तो एक दिन एक रात का जो शूट आउट का आर्डर था इम्फाल और बहरी घाटी में लेकर के, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें राज्य का सहयोग था। राज्य का जो सहयोग था, वो जो रैकटेक मूव्स होते हैं, मैं बार बार रैकटेक मूव्स कर रहा हूँ, यानी कि दंगाई भीड़, जो विद्रोही भीड़ होती है, छिछोरी भीड़ होती है, आगजनी और संपत्ति का नुकसान करती है, ऐसी भीड़ को रैकटेक मूव्स कहा जाता है। तो वो जो शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जो शूट आउट आर्डर दिया गया इम्फाल और वैली घाटी में, ऐसा लगता है कि राज्य उसको समर्थित कर रहा है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ये मूव्स करेंगे, जितने ज़्यादा ये डिस्टर्ब करेंगे स्टेट को, उतना ही ज़्यादा विशाल रूप से व्यापक तरीके से इनको टारगेट किया जाएगा। और इनका जो जीवन है, इनका जो जीने का तरीका है, जो इनकी संपत्ति है और इनका लैंड रिकॉर्ड्स, ये पूरा का पूरा जो है इरेजर किया जाएगा, ख़त्म करने के लिए। क्यों ऐसा राइटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये जितने ज़्यादा देखिए यहाँ पर कई सारी बातें निकल करके आ रही हैं। ये फिर 4 मई को भी कहते हैं कि जो यहाँ पर जो ये जो गोली मारी जा रही है, गोली मारने का राज्य के द्वारा जो आदेश दिया गया 3 मई को दिया गया, फिर 4 मई के उत्तरार्ध में दिया गया, वो एक क्लियरली जो है ये कहते हैं कि ये सब जो गोली मारने का आदेश दिया जा रहा है, ये राज्य के द्वारा ऐसा लगता है कि मिली भगत है। क्योंकि राज्य खुद ब खुद चाह रहा है कि जितने ज़्यादा ये व्यापक तरीके से हिंसा करेंगे, आगजनी करेंगे, इनका हम लैंड रिकॉर्ड उतना ही मिटा देंगे, लैंड रिकॉर्ड पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, इनका जो जीने का तरीका है, जो जीवन है, इनका ख़त्म हो जाएगा। एक तरीके से ये साफ साफ संकेत है कि राज्य जो है इसमें पहले से ही तैयार था कि इनको जितना ज़्यादा पहले इनको उकसा दो, उकसाने के बाद इनको गोली मारने का आदेश दो। पहली चीज़ की ये गोली मार देंगे तो इनका जीवन खत्म हो जाएगा, और तमाम तरीके के मुकदमेबाजी और गलत तरीके इसका प्रयोग करके इनका जो ज़मीन है, जो वैली घाटी में जनजातियों के द्वारा कई शताब्दियों से बनाया गया था, उसको पहले से ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इस तरीके से जो ट्राइबल जो जनजाति हैं और जो मिताई समूह हैं, वो पूरे के पूरे इम्फाल में जगह जगह से, इम्फाल में, लमका से और जगह और स्टेट के जगह जो अन्य कस्बे होते हैं वहाँ से सुरक्षा के लिए निकाले जा रहे हैं, देश से भी निकाले जा रहे हैं। जो भारत देश है वहाँ से तमाम जो सुरक्षा की पद्धतियाँ होती हैं, जो सुरक्षित समूह में इनको ले जाने के लिए निकाले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो है विस्थापित लोग हैं, माइग्रेंट हैं, शरणार्थी हैं। लेकिन ये जो लेबल होता है आक्रामणकर्ता का, और जो माइग्रेंट होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं,
और जो निकाले हुए लोग होते हैं उनको शरण देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, इनका जो स्तर होता है वो लंबे समय तक किसी भी संप्रदाय के लिए बनाने के लिए, एक्सक्लूसिव बनाने के लिए वो नहीं रहता, प्रिजर्व नहीं रहता है। तो ऐसा जो किया जा रहा है राज्य के द्वारा, और फिर ये कह रहे हैं कि जो 3 मई को चूड़ाचंदपुर जिले में भी गोली मारने का आदेश दिया गया, वहां पर रात और एक दिन में गोली मारने का आदेश दिया गया। वो वैली घाटी की तुलना में जो वैली घाटी थी वहां पर देरी से दिया गया, वो कठोर रूप से जो है विपरीत था, मतलब केवल और केवल विपरीत तरीके से गोली मारने का आदेश दिया गया चूड़ाचंद्रपुर जिले में। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो मिताई जो जनजाति जो मिताई कम्युनिटी है वो जिले में और जो पूरे स्टेट में असमान रूप से फैली हुई है, वो भिन्न भिन्न रूप तरीके से फैली हुई है, उसको सैनिटाइज करने में, उसको सेटल करने में अभी भी ये असफल नहीं हुए हैं, ये असफल हुए हैं, सफल नहीं हुए हैं। तो इनका जो ये तरीका है, जियो पॉलिटिकल तरीका है, वो बहुत, जो मणिपुर का जियोलॉजिकल तरीका है वो पूरी तरीके से जो है खराब हो चुका है, पूरे तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, बैडली, बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लगता है कि इनका जो भू राजनीतिक परिदृश्य है वो 2 कम्युनिटी में विभाजित हो गया है, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, सरकार एक से मिली है और ये पूरे तरीके से बदल चुका है। ये इनकी पहचान को जो है वो पहचान इनकी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो अब इस पे इनका ये कहते हैं कि जो सरकार का जो प्रोजेक्ट है एकीकृत करने का, जो प्रोजेक्ट है स्टेट और मिताई का, ये भीड़ को लेकर के, वो क्यों ये कहते हैं कि उसमें इनको थोड़ी सी सफलता हासिल हुई है। देखिए इसमें क्या है कि राज्य, और इनका कहना है कि राज्य और मिताई जो समूह हैं इनका एकीकृत योजना था, और वो जो है एकीकृत योजना किसके विरुद्ध था? अगेंस्ट जो ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी जो जनजातीय कम्युनिटी है, उनको जो उनके अधिकार हैं, उनके जो भूमि के अधिकार हैं वैली घाटी में, उसी को लेकर के इनका जो एकीकृत प्रोग्राम था, गोली मारने का तरीका, देर से गोली मारना, उनको उकसाना, उकसा करके उनकी सारी जमीन को नष्ट करना, उनके जो जमीनी अधिकार हैं उसको नष्ट कर देना, ये जो है इनकी जो मिली भगत थी उसमें थोड़ा सा ये लोग सफल हुए हैं। वास्तव में जो मिताई कम्युनिटी की शिकायत है वो बड़ी शिकायत ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर के है, और यही बड़ी शिकायत, यही बड़बोलापन, यही जो है बार बार उसको जो एग्रेसिव तरीका होता है मिताई कम्युनिटी का अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी के, यही जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक आग लगाया उसमें, उस प्लेटफॉर्म में यही आग का कारण बना, बड़े प्लेटफॉर्म पर। और जो मिठाई सेटलमेंट का तरीका होता है, हर तरीके से अगर ऐसे ही जनजाति कम्युनिटियों के द्वारा जो मिठाई कम्युनिटी है स्टेट के पहाड़ी इलाकों में विभिन्न तरीके से, पहाड़ी जो विभिन्न पार्ट हैं पहाड़ी इलाके में, और इनको जो है ख़त्म करने का जो तरीका है, अगर वो इसी तरीके से चालू रहा तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही खतरनाक है, कंसिडरेबल है। ऐसा लगता है कि ये जो एक स्पेशल कम्युनिटी के खिलाफ जो भयावह तरीका अपनाया जा रहा है मिताई सेटलमेंट को लेकर के, अगर इसी तरीके से चलता रहा, इरेजर करने का तरीका मिताई कम्युनिटी का, यानी मिताई कम्युनिटी को ख़त्म करने का तरीका इसी तरीके से चलता रहा, और ये मिताई कम्युनिटी जो है किसके द्वारा ख़त्म की जा रही है? जनजाति कम्युनिटी, क्योंकि इन्हीं में हिंसा हुई है, तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को ख़त्म करने के कगार पर है। और जो इम्फाल में और वहाँ पर उसकी बैली घाटी में नागा के द्वारा बसाई गई जो जनजातियाँ थी, वो राज्य के आक्रामक एकीकृत जो परियोजना होता है अधिकांश में, वहाँ पर ऐसा लगता है कि वो अपने संघर्ष में है। अगर इसी तरीके से मिताई कम्युनिटी के खिलाफ संघर्ष चलता रहा तो नागा के द्वारा जो जनजातियां बसाई गई हैं इम्फाल घाटी में और पहाड़ी जो घाटी होती है वहाँ पर भी उन जनजातियों को अपने ज़मीन को लेकर के राज्य के जो आक्रामक तरीका होता है, एकीकृत तरीका होता है, व्यापक तौर पर ये जो योजना है राज्य की, उसके खिलाफ भी कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा। उनको अपनी ज़मीन के स्वामित्व को लेकर के, उनको बचाने को लेकर के उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और फिर
ये जो ट्रांसफार्मर है, जियोपॉलिटिकल बॉडी है, वो किसके खिलाफ हो रही है? क्योंकि इतने बड़े दंगे होने के बाद, इतने बड़े पैमाने पर आगजनी और एक विस्थापित समूह के खिलाफ प्रदर्शन, यानी कि एक समूह को विस्थापित करने का जो तरीका है, जो ये सिस्टम ले रहे हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो इसके बाद एक सोलिडरिटी सोसाइटी में, माने कि एक एकजुटता तरीके से जो स्टेट होता है, उस रिलेशंस को कायम करने में इतना आसान नहीं होगा। असंभव नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, बहुत ही कठिन है कि दोनों कम्युनिटी को साथ साथ लेकर के चलें, दोनों कम्युनिटी में सद्भावना, सौहार्द और एकजुटता की स्थिति हो। राज्य में जो स्टेबिलिटी की स्थिति होती है भविष्य में संघर्ष के बाद, वो जो है बहुत ही आवश्यक है कि इनके जो दंगाई के जो सिद्धांत हैं उस पर विचार किया जाए, उसके जो अदर काजेज हैं उस पर विचार किया जाए। इस तरीके से इसको लेकर के चलना पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि पोस्ट रिबिट्स, यानी दंगे होने के बाद एक सभ्य समाज की जो स्थापना है उसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल होगा। और भारतीय जनता पार्टी के विषय में ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या करना होगा। यहाँ पर ये जो दंगा हुआ है, पहली चीज की जो गवर्नमेंट है, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि वहाँ के जो विधायक हैं वो पार्टी में नेतृत्व चाहते हैं, उन्होंने मिताई कम्युनिटी को लेकर के बोल दिया, मिताई कम्युनिटी का समर्थन कर दिए और अगेंस्ट बोल दिए ट्रिब्यूनल कम्युनिटी को लेकर के। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर एनआर मिस्टर बीरेन सिंह के नेतृत्व में, पहली चीज की जो संवैधानिक व्यवस्था होती है, अगर वो दंगे में इन्वॉल्व है, दंगा की पूरी रोकने में असफल हैं, तो पूरी की वो उनकी पूरी की प्राथमिकता जो बन जाती है दंगे को रोकने को लेकर के, अगर वो इसमें असफल हैं तो उनको पहली चीज की रिजाइन कर देना चाहिए। रिजाइन अगर वो कर देते हैं और दंगे की पूरी उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पुनः रीस्टोर्ड हो जाएगा। जो संवैधानिक विश्वास होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्रेडिबल होता है, वो पुनः फिर से जो है रिस्टोर्ड हो जाएगा कि इसमें इनकी घटना का उल्लेख था इसलिए इन्होंने दिया। और इसको रिव्यू करने के लिए एक जुडिशरी कमेटी का गठन हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जो है इसको निर्वाचन करने के लिए, निर्वचनीय मतलब व्याख्या करने के लिए, इसको तत्काल तुरंत के तुरंत रूप से इसको लागू किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की जो दोबारा घटना है वो ना उत्पन्न होने पाए, इस तरीके की घटना ना की जाए। तो इसको ये संवैधानिक तरीके से राज्य को कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है और मिताई है, इसको अवश्य रूप से महसूस करना चाहिए कि जो अस्थायित्व होता है और जो एकीकृत तरीके से जो क्षेत्र है, मणिपुर का जो स्तंभित समाज है, अब इनका कहना है कि जो मणिपुर का स्तंभित जो समाज है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मणिपुर का स्तंभित समाज ऐसे ही नहीं सुरक्षित होगा, क्योंकि राज्य जो है एग्रेसिव तरीका, एग्रेसिव इंटरग्रेशन प्रोजेक्ट लेकर के चल रहा है। आक्रामक एकीकृत हिंसात्मक जो प्रोजेक्ट है राज्य इस पर लेकर के चल रहा है, और नॉन फंक्शनल जो गैर कार्यात्मक उप समूह इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लेकर के चल रहा है। तो मणिपुर का जो स्टेट है इस तरीके से वो सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा, वो जो है वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो मणिपुर में करना क्या होगा कि वहां पर ये होना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट और मिताई समुदाय को यह महसूस होना चाहिए कि स्टेबिलिटी और क्षेत्र की जो मणिपुर की जो अखंडता है वो इसके द्वारा मापी नहीं जाएगी, इसके द्वारा सिक्योर नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर उसको इंटीग्रिटी रखना है, अखंडता रखना है, तो उसकी जेन्युइन जो पहचान है, जो वास्तविक पहचान है, और जो टेरिटोरियल राइट्स हैं उनकी पहचान है, उसको आपको लेकर के चलना होगा, उस पर वो आपको वर्क करना होगा। यानी कि जो मणिपुर की कल्चर्स हैं, मणिपुर की जो स्तंभित उसकी जो पहचान है, जेन्युइन जो उसकी वास्तविक पहचान है, जो उसका क्षेत्रीय अखंडता है, जो उसकी आवासीय अखंडता है, उसको आपको लेकर के चलना होगा। तब जा करके मणिपुर में आप स्टेबिलिटी ला पाएंगे।
ऐसे ही आप किसी के बहकावे में या किसी के समर्थन में ला करके आप एग्रेसिव कदम उठा करके नहीं लेकर के चल सकते, वहां पर आ ही नहीं सकता। अब ये जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर में अगर आप याद करें कि 1990 में जो है उसकी ईस्ट यूरोपियन जो पूर्वी यूरोप था, वहाँ की घटना को आपको याद करना चाहिए कि वहाँ पर संघवाद नहीं था, लेकिन जो डेमोक्रेसी का जो अभाव है जर्जर अवस्था में थी, और कैसे वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर संघ नहीं था, डेमोक्रेसी का अभाव था, लेकिन इसके बावजूद लोग कैसे आपस में एकजुट तरीके से रहने के लिए जो है सहमत हुए। तो मणिपुर को उस घटना से सीखना चाहिए। अगर मणिपुर ऐसा नहीं सीखता है तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर संघ नहीं होता, जहाँ पर डेमोक्रेसी का लैक होता है, वहाँ पर अगर इस तरीके से कोई फेडरल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, डिसऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूशंस का और वहां पर लाश का, तो कानून का, तो स्टेट जो है वो खत्म होने के कगार पर रहता है, पतन हो जाता है उसका। और मणिपुर को इस घटना से जो है उसको सीखना चाहिए कि कैसे एक बहुत जो बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये इनका जो सोसाइटी है बहुत डीपली तरीके से डिवाइड है, इसके बावजूद ये लोग आपस में एकजुट तरीके से साथ साथ रहने के लिए बने हुए हैं। इनको जो है इस तरीके से डिफरेंट के बावजूद, यानी कि जो वहां पर विभिन्नता है उसके बावजूद ये लोग वैल्यूएबल तरीके से, मूल्यवान तरीके से आपस में बने हुए हैं साथ साथ रहने के लिए। तो इनको जो है सीखना चाहिए उस घटना से। और ऐसी विभाजन के बाद, यानी जो संघर्ष के बाद का जो परिदृश्य होगा, उसका विचार, जो भू राजनीतिक परिदृश्य है मणिपुर का, उसकी वास्तविकता, अगर उसको इस तरीके से रेडिकल शिफ्टिंग की तरफ अगर लेकर के चला जाता है, मौलिक जो परिवर्तन है, जो मौलिक शिफ्टिंग है, उसकी तरफ से अगर ये चला जाए, यानी कि साथ साथ रहने की, एकजुट तरीके से रहने की, विभाजन के बाद आपस में तालमेल बना करके रखने की, तो जाहिर सी बात है कि एक संवैधानिक क्रांति होगी, एक संवैधानिक रूप से वहां पर बहुत बड़ा कदम होगा। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं हो सकता। दोनों लोग अगर इस तरीके से जो जिन वजहों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिन वजहों से दंगे फसाद हो रहे हैं, पहाड़ी में वो समुदाय और जनजाति समुदाय, मिताई समुदाय, अगर उनको एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही सिस्टम के नीचे रहना है, तो मणिपुर के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो जेन्युइन एकमेंडेशन है, जो जनजातियों के अधिकार का वास्तविक जो अधिकार है, जनजातियों के आवासीय जो अधिकार हैं, जनजातियों के जो उनकी पहचान है, छठी अनुसूची में जो जनजातियों के बारे में कहा गया है, और एक अलग से जो आर्टिकल 371C कहा गया है, जहां पर शेड्यूल्ड मैटर्स का उल्लेख है, उस पर अवश्य इनको कार्य करना होगा, उस पर एक सकारात्मक कदम लेकर के चलना होगा, तभी जा करके भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं, और तभी भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और ये दोनों लोग एक ही पॉलिटिकल सिस्टम के नीचे रह सकते हैं और आपसी तालमेल के साथ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव क्या करता है कि लेजिस्लेटिव चुनाव जीतने के लिए या तरीके तरीके से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ब्रूटल स्टेप ले लेता है, यानी कि वो जो है एक ऐसा कदम उठा लेता है कि जहां पर उसको बहुसंख्यक वोट मिले, उसको लेकर के चलने के लिए वो जो है क्या काम करता है कि दूसरे के अधिकारों को कुचल देता है। और यही जो है, जो शेड्यूल्ड मैटर है, जो आर्टिकल 371 है, उसको जो है एक ब्रूटल लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी, एक ब्रूटल स्टेप ले लेता है उसको करने के लिए, उसको सही तरीके से न लागू करके उसमें फेर बदल कर देता है, और यही वो गलत करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि राज्य, मिताई समुदाय और जनजाति समुदाय, ये दोनों तरीके से, दोनों तरफ से इनको जो है ऐसा करना होगा, तालमेल बना करके चलना होगा। राज्य को भी किसी बहुसंख्यक समर्थन पर नहीं झुकना होगा, यानी कि अगर उनको ऐसा लगता है कि हम इनका समर्थन कर देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना होगा। और उसको जो है
ये तो इन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कि राज्य को कैसे करना है। छठी अनुसूची में जो लिखा गया है उस पर उसको जो है कार्यात्मक तरीके से लागू करें, आर्टिकल 371 लागू करें और फिर उसमें कोई उल्लंघन ना होने पाए उस पर ध्यान दें। दोनों कम्युनिटी की बातों को लेकर के चलें, दोनों कम्युनिटियाँ चाहती क्या हैं उसमें आपस में तालमेल लेकर के चलें, सद्भावना सहित लेकर चलें। राज्य को किसी भी पार्टी विशेष को या किसी विशिष्ट स्पेशल कम्युनिटी को समर्थन न दें। तो ऐसा जो है राज्य को करना होगा। इसके अलावा स्टेट को और क्या करना होगा। हुआ क्या है कि जो जनजातीय समुदाय होता है वो अपने जो फॉरेस्ट होता है, जो वन्य जीव संसाधन है और जो वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर है उससे बहुत ही डीपली रिलेटेड रहता है। और राज्य की ये जो पॉलिसी होती है कि वन और जीव संसाधन से वहाँ पर जो अपने लिए संसाधन होते हैं उसको किसी भी तरीके से निकालना वो विदेशियों को दे देता है, आक्रमणकर्ताओं को दे देता है, अवैधानिक शरणार्थियों को दे देता है। ये जो राज्य की पॉलिसी है कि वन्य जीव और वन्य संसाधन जो इनके लिए रिजर्व होते हैं उसको अन्य के लिए खोल देना, पहली चीज उसको तत्काल रूप से बंद करे और फ्यूचर में ऐसा कभी भी डिसीजन न ले कि वहां पर जो है कोई भी अवैधानिक या अनियम तरीके से वन्य जीवों को या फॉरेस्ट में कोई ऐसा कानून न लाए जिससे ट्रिब्यूनल कम्युनिटी को परेशानी हो। और जो वहाँ पे लॉज हैं, जो ऐसे डिसीजन को लेने के पहले फ्यूचर में अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना हो, अगर आवश्यक हो, तो जो संविधान में नियम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, जो लॉज हैं उसको देखते हुए चले, उसको लेकर के चले। और यहाँ पर जो एक बात कही गई है वीक स्टेट सोसाइटी के लिए, यानी कि कमजोर राज्य समाज का जो मॉडल है, वहाँ पर एक बेरी पर्सन का वक्तव्य है कि विल परसिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू गारंटी, यानी कि एक राज्य को किसी कम्युनिटी को सुरक्षा देने की जो गारंटी होती है उसका अभाव, उसको बनाए रखने का अभाव, ये बेरी पर्सन कहते हैं। वो एथनिक सिक्योरिटी डिलेमा में ये फिर उसको वहाँ पर व्याख्यायित करते हैं कि जो कमज़ोर राज्य है, कमज़ोर राज्य का जो समाज है वो राज्य को ये सुझाव देता है कि सजातीय सुरक्षा पर जो अपना सुझाव है, इन्होंने सजातीय सुरक्षा को लेकर के कहा है कि बेरी पर्सन को वहाँ पर कोटेशन किया है कि सजातीय सुरक्षा जो है ठीक उस तरीके से आपकी जो लग रही है इस समय प्रेजेंट टाइम में, जैसे कोई स्टेट किसी कम्युनिटी को गारंटी दे उसकी सुरक्षा को लेकर के, और वो गारंटी, वो सुरक्षा की जो गारंटी दे रहा है उसका अभाव हो, वो सुरक्षा बनाए रखने का उसका अभाव हो। ठीक उसी तरीके से जो ये इथनिक सिक्योरिटी की बात ये कह रहे हैं वो इस पर लागू हो रही है। और जो लीगिटिमेसी है इंस्टीट्यूशनल तरीके से, यानी कि जो संवैधानिक तरीका होता है, जो संस्थागत तरीका होता है, जो वैधानिक तरीका होता है, साथ साथ बनाए रखने को लेकर के मणिपुर में वो आगे इसी में दिखाई देता है। इनका जो बेरी पर्सन का कथन था वो यहीं पे था कि मणिपुर में जो विल परसिस्ट, इन्होंने कहा है कि विल परसिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू गारंटी ओवर रीचिंग। इन्होंने आगे यही कहा है कि मणिपुर में ये जो मैंने कथन कहा, मणिपुर में यही दोनों घटनाएं, मणिपुर में जो साथ साथ रहने की बात की जा रही है वो डीपली डिवाइडेड सोसाइटी, यही पर वहाँ ये एग्जाम्पल काम कर रहा है। और राज्य को जो है अवश्य रूप से एडॉप्ट करना चाहिए। क्या एडॉप्ट करना चाहिए? जो डाइवर्स कम्युनिटीज हैं उनको लेकर के, उनके साथ डीलिंग करके, उनके साथ बात करके उनको एक साथ लेकर के चलें और किसी भी मेजॉरिटी के प्रेशर में झुके ना। ये राज्य के विषय में कहा गया है। और राज्य को जो है ट्रस्टी तरीके से काम करना चाहिए, ट्रस्ट और
लेगिटिमेसी तरीके से, जो वैधानिक तरीका होता है, जो विश्वसनीय तरीका होता है। राज्य क्या करता है? राज्य जो है आक्रामक तरीका अपना लेता है, और आक्रामक तरीका जो है वो इनसिक्योरिटी की भावना पैदा कर देते हैं। इसीलिए और भी जो बातें आती हैं और भी जो कंडीशंस होती है वो खत्म हो जाती है। तो इनका जो राइटर हैं वो यही कहना चाहते हैं कि आपको कैसे वहां पर बिहेव करना है और कैसे जो है लेकर के चलना है। फ्यूचर में कैसे उनका जो है राइट को देखना है, कैसे उनके आवासीय अधिकार, लैंड राइट्स, ये सबको बनाए रखने के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत है, हमको कैसे साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है। मणिपुर की भू राजनीतिक जो इकाई होती है उसको कैसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज में लेकर के आए। तो हमको इंगेजमेंट करना होगा, डायलॉग करना होगा, जो पारस्परिक तरीके से जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच, उनके पॉपुलेशन को लेकर के। तो ये तरीका अपना करके हम लेकर के चल सकते हैं। अदरवाइज मणिपुर में इस तरीके की जो घटना हुई है वो पहली चीज़ की वितरित कर देगी, समाज को छिन्न भिन्न कर देगी, और राज्य पतन के जो कगार पर खड़ा रहता है इस तरीके की घटनाएं, वो स्वल्प में खुद ब खुद लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। हालांकि इसमें वही सारी बातें रिपीट की गई हैं स्टेबिलिटी को लेकर के कि मणिपुर में क्या करना चाहिए, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। वही सारी घटनाएं इसमें रिपीट किया है। ये जो नीचे का आर्टिकल है ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये ताइवान के विषय में लेकर के है। ये ताइवान वाले जाने, वो जाने, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये एक आर्टिकल है ग्रीन क्रॉस हेयर्स को लेकर के, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हुआ क्या कि यहाँ पर जो है यूरोपियन यूनियन अभी हाल ही में अक्टूबर से उन्होंने शुरू किया है कार्बन टैक्स को लेकर के। जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं वहाँ पर यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि वो पहली चीज़ की हरित प्रौद्योगिकी में नहीं है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता हरित प्रौद्योगिकी को लेकर के। दूसरा, वो जो है उप ऑप्टिमल जो टिकाऊ कार्बन उत्पादन प्रोसेस होता है, यानी कि जो वो व्यवस्थाएं, वो तकनीकी जिससे कार्बन उत्पादित होती हैं, कार्बन उत्पादन होता है, उसमें लेकर के जो उप समूह होता है, उप ऑप्टिमल होता है, यानी कि एक कम करने की बात जो कही गई है उसके अलावा जो उप तरीका होता है कार्बन को प्रोड्यूस करने का, वो टिकाऊ जो तरीका होता है उसको लेकर के, और जहाँ से कार्बन उत्पादन होता है उसका जो प्राइस है वो पर्याप्त रूप में नहीं लग रहा है, पर्याप्त रूप में नहीं है। तो इन तीन बातों के आधार पर कौन कौन से कि हरित प्रौद्योगिकी नहीं है, नॉन ग्रीन है, उप टिकाऊ व्यवस्था है, तीसरा जहाँ से कार्बन उत्पादन हो रहा है वो एडिक्वेट तरीके से वहाँ का प्राइस लागू नहीं है। इन तीन बातों को लेकर के यूरोपियन यूनियन जो है वो कार्बन टैक्स लेवी, यानी कि कार्बन शुल्क, जो कार्बन टैक्स होता है आयातित वस्तुओं पर लागू करने को लेकर के चल रहा है। उन्होंने जो सुझाव दिया है वो यही है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये अपनी ड्यूटी 2026 से डिटरमाइन करेगा, यानी कि 2026 से ये अपनी जो तरीका है लेवीज ऑफ ड्यूटी का उसको ये शुरू करेगा। और यहाँ पर जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसका ये उसको जो है मॉनिटर करेगा, जो आयातित वस्तुएं होती हैं उसको मॉनिटर करेगा, उसकी देख रेख करेगा। उसकी देख रेख के साथ ही ये शुरू होगा और 2026 में यह अपना जो कलिमिनेट होगा, जो डिटरमाइन होगा, वो लेवी शुल्क से ही 2026 से शुरू होगा। अब इसको लेकर के जो कार्बन मैकेनिज्म है, कार्बन टैक्स है, उसको लेकर के यूरोपियन यूनियन ने जो तर्क दिया है कि यह पहली चीज़ की क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव को लेकर के वर्क करेगा, कि जो लोग क्लाइमेट, जिनका जलवायु परिवर्तन जो अंडरमाइन किए जाते हैं, जहाँ से मोस्ट कार्बन जो इंटेंसिव इंपोर्ट्स होता है और जहाँ पर प्रोडक्शन इसका होता है पूरे विश्व में, उस वो ये जो है
उसके अंडर में आ जाएंगे। उसको जब मॉनिटर करेगा तो ये देख रेख में आ जाएंगे, तो उससे कार्बन का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। और फिर ये लेकर के चलते हैं कि इससे खतरा क्या है। इससे जो मोस्टली जो खतरा है वो यही रहता है कि कार्बन टैक्स को लेकर के भारत ने तगड़ा विरोध किया है। अब भारत का तगड़ा विरोध क्यों है? क्योंकि भारत का जो लौह उत्पादन है, भारी जो आयात करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये भारत का जो आयात का सबसे बड़ा हिस्सा है, और स्टील का भी वो आयात करता है। तो ये सब जो कार्बन लेवीज में आ जाएंगे, 19.8% से लेकर के 52.7% की रेंज में आ जाएंगे कार्बन लेवीज में। अगर ये आ गए तो इन पर जो दर है वो 19 से लेकर के 53% तक है। तो इसीलिए जो पीयूष गोयल जी थे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, उन्होंने कार्बन टैक्स का जो इम्पैक्ट है भारतीय एक्सपोर्ट को लेकर के, उन्होंने इस पर तगड़ा विरोध किया है और कहा है कि बहुत ही जल्दी होगा इस तरीके की जो लेवीज लगाना, इस तरीके का शुल्क आरोपित करना, कार्बन टैक्स वगैरह वगैरह, ये बहुत ही जल्दी है। और अभी तो इस पर संचालक रूप से यानी ऑपरेशनल तरीके से ये आया भी नहीं है, क्लियरिफाई भी नहीं हुआ है। इसके बाद जो ट्रेड ऑफिसर्स होते हैं, जो ट्रेड सोर्स हैं, वे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो एजेंडा है कि कैसे इस स्टेप से बचा जाए, उसका विकल्प क्या है। गवर्नमेंट इस पर बहुत तेजी से वर्क कर रही है कि कार्बन टैक्स जो ये हमारा जो आयातित वस्तु है, जो हम निर्यात करते हैं, स्टील और ये सब, इस पर हम कैसे वर्क करें कि इस पर विकल्प कैसे खोजें। तो फिर ये आगे कहते हैं कि जो वही बात आगे लेकर के चल रहे हैं कि ये जो है बहुत ही तगड़ा विरोध इनके द्वारा किया गया है, जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ग्रीन वास यानी कि जो ट्रेड बैरियर है, जो कार्बन टैक्स है, उसको इम्पोज किया गया है, जो लागू किया जा रहा है, उसका इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्योंकि लास्ट साल जो है भारत का जो आयरन का एक्सपोर्ट था, एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट था, उदाहरण के लिए वो ईयू मेंबर के पास 1/3 रूप में गया था। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट होता है वो पिछले साल वहीं पे गया। तो ये दोनों जो यूरोपियन यूनियन ग्रीन वास ऑप्टिक्स यानी कि जो कार्बन टैक्स है, ये सब अगर लागू कर देंगे, जो लेवीज हैं उसको लागू कर देंगे, तो भारत का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो प्रभावित हो जाएगा इससे। और इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो धीरे धीरे, हालांकि ये बात कहते हैं कि धीरे धीरे वो हर टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों में समय लगता है। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे व्यापार करते हैं, वो कार्बन हैवी टेक्नोलॉजी से लेकर के जो ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पर कार्बन का कम उत्पादन होता है, उसमें तक आने में अभी उनको समय चाहिए। और यूरोपियन यूनियन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो शर्तें हैं, पहली चीज, ईयू जो है वो बिलीव करता है कार्बन टैक्स, ईयू ने जो अभी कार्बन टैक्स को लगाया है, कार्बन टैक्स लगाने का सपोज कर रहा है, यू कहता है कि वो पूरी की पूरी तरीके से कंपैटिबल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों के साथ। लेकिन भारत का जो रुख है वो कहता है कि ये चुनौती है, इसको परिवर्तन होना चाहिए, ये भारत के अनुरूप नहीं है, छोटे उद्यमियों के अनुरूप नहीं है, ये भारत के निर्यात व्यवस्था को प्रभावित करेगा, और अभी जो है उन सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको भी प्रभावित करेगा। बात होती है, देखिए जलवायु परिवर्तन पर क्या होता है कि सभी देशों के लिए एक साथ होता है, लेकिन जब परिणाम लागू करने की बात आती है तो विकासशील देश और विकसित देश के नियम अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इंडिया ने सवाल उठाया है। अब इस पर राइटर्स क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर दो विकल्प दे रहे हैं राइटर्स कि अगर ये ईयू लागू करेंगे, यानी कि अगर ईयू भारत के निर्यातित वस्तुओं पर अपना जो प्रभाव है उसको लागू करेगा, तो भारत जो है प्रतिरोधी टैरिफ शुल्क लागू कर देगा, जो यूरोपियन यूनियन से भारत में आयात वस्तुएं होती हैं। और अभी भारत जो है प्लानिंग कर रहा है वेरियस जो कार्बन टैक्स होता है भारत में, उसको लगाने को लेकर के, उसको जो है निर्धारित करने की दिशा में अभी भारत में प्लान चल रहा है। तो इनका कहना है कि
यानी कि आथर का, कि भारत दक्षिणी एशिया में अपनी आवाज़ जो बुलंद कर किया है या कर रहा है, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए, चूंकि वह G20 का शीर्ष रहा है, उसको ये राइडर कार्बन टैक्स को समर्थित कर रहे हैं कि उसको जो है अन्य देशों से भी जो यूरोपियन का कार्बन टैक्स मॉडल है उसको लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, न कि इसके विरोध के दिशा में वो चारों तरफ उसके घूमे। उसकी आवश्यकता नहीं है इसके खिलाफ अभियान छेड़ने की। लेकिन जो जो पुअर कंट्रीज होते हैं उनके लिए कैसे ये वर्क करे, उनके उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उस पर अपनी चर्चा करें, और जो खनिज संसाधन होते हैं उसको लेकर के ये बात कर रहे हैं कि लागू करें, वो ठीक है, आप उस पर सपोर्ट करो, लेकिन आपको जो वर्क करने की ज़रूरत है पुअर कंट्री पर, उनको सपोर्ट करने की, पुअर कंट्री पर मैक्सिमम रिसोर्स देने की, इस बात को यूरोपियन यूनियन के सामने आपको लेकर के चलना है। और जो मिनरल रिसोर्सेस हैं उस पर आपकी बात जो आप लेकर के आ रहे हैं कि मिनरल रिसोर्सेस इंडिया का प्रभावित होगा, उसको विकल्प तलाशने की, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर फ्रेमवर्क करने की आपको ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये इनका कार्बन टैक्स को लेकर के था। अब बात आती है एक यहाँ पर सीरिया को लेकर के आती है। अभी हाल ही में, हालांकि ये आर्टिकल हम लोगों के काम का नहीं है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में इस आर्टिकल से क्या मिलता है उसको लेकर के चलने की ज़रूरत है। सीरिया होम कमिंग। अभी क्या हुआ कि अरब लीग के देशों के द्वारा जो सीरिया को रिकंस्ट्रक्शन की बात कही गई है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो अरब कंट्रीज़ हैं कह रहे हैं कि हम जो है वहाँ पर रीजनल पावर बन करके आएंगे। वहाँ पर जो एक दशक पहले सीरिया को आइसोलेशन किया गया था, पृथक किया गया था, और वहाँ पर जो हिंसा थी उसका अरब देशों के द्वारा समर्थन किया गया था, असद सरकार के खिलाफ किया गया था। अब वही जो है सऊदीया अरब और जो तमाम अरब लीग के देश हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सीरिया को साथ लेकर के चलेंगे, वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शंस करेंगे, सीरिया देश का पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद वहाँ पर अमेरिका की जो सरकार कमज़ोर हो रही है, और सीरिया में एक तरीके से जो गृह युद्ध होता है वो जीत गए हैं असद जी, लेकिन असद को वहाँ पर अभी बहुत सारे वर्क करने पर वो लोग सहमत किए हैं कि जैसे जो सिविल वार है वो तो जीत लिए हैं, लेकिन उसकी कंट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्शंस करें, कैसे इसको इकोनॉमिक तरीके से डेवलप करें, इकोनॉमिक तरीके से कैसे मजबूत करें। और जो शरणार्थी सीरिया से वापस गए थे अरब कंट्रीज़ में, उन शरणार्थियों को वापस भेजने की बात हो रही है। और सीरिया ने 1000 जो शरणार्थी होते हैं जॉर्डन से, उसको लेने की बात कही है और सहयोग देने की बात कही है। नशे की जो दवाइयाँ होती हैं, जो नशाखोरी की दवाइयों का स्मगलिंग की जाती है, उसको रोकने की बात पे वो लोग सहमत हुए हैं। और अभी फरवरी में क्या हुआ था कि सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो जो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है वेस्ट एशिया का, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सऊदी अरब और ईरान जो विरोधी थे वो आपस में एक दूसरे से सहमत हुए हैं, सहायता कर रहे हैं, और वो आपस में एक मेज पर बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद सीरिया भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, सीरिया को भी वो लोग साथ में लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। तो अरब कंट्री का जो है ये सब जो बर्ताव हो रहा है मध्य एशिया, जो वेस्ट एशिया में, ये सब वहाँ के जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेबिलिटी दिखा रहा है। इसके अलावा वहाँ की जो इकॉनमी है उसको यानी कि सीरिया के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पर आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, मैसिव इन्वेस्टमेंट की, इकोनॉमी नीड्स की, ताकि वो जो है रीबूट कर सके, पूरा तरीके से पुनः अपना खड़ा हो सके, स्टैंड हो सके। तो यही ये बात करते हैं। और यहाँ पर जो असद के द्वारा हुआ क्या था कि विरोधियों को परास्त करने के लिए बहुत क्रूशियल तरीका अपनाया गया था। तो वही ये कह रहे हैं कि इसका जो परमानेंट सलूशंस है, राजनीतिक और धार्मिक सलूशंस से निकलना चाहिए, कि वहाँ पर ऐसे अगर कोई मुद्दा आता है धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से विपक्षी को ख़त्म करने की, तो उसका सलूशन भी निकालने की ये लोग बात करें कि उसका सलूशन निकालना चाहिए। एक
उचित तरीके से। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आर्टिकल था सीरिया को लेकर के। सीरिया में जो है वेस्ट एशिया का जो जियोपॉलिटिकल चेंजेबिलिटी होता है, वो जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है, वो अपना जो है रिकंस्ट्रक्शन से लेकर के बात चल रहे हैं। वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अब दूसरे तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारे काम का कोई आर्टिकल नहीं है। सिक्योरिंग द माइग्रेट रोड, ये हमारे काम का कोई आर्टिकल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सेब के उत्पादन को लेकर के बात कही है, इससे यूपीएससी में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, इसलिए उसको हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर एक डाटा आया है, ये जो द हिंदू का डाटा वाला आंकड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन है। इससे आपको जानने में मदद मिलती है, इसको आप लोग ज़रूर कॉपी पे नोट्स बना के लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक ने डाटा निकाला है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जो सार्वजनिक सेवाओं में जो वेतन दिया जाता है, पहली चीज़ कि वो बहुत प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, और वहाँ पर जो उचित कर्मचारी होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई सार्वजनिक सेवा दें, उसके लिए वो पर्याप्त भी नहीं है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस देश में हो सकती है? जाहिर सी बात है, लो और मिडिल इनकम, यानी कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सरकारें सामना किसका करती हैं? पब्लिक घाटे को लेकर के, जो पब्लिक डेप्ट होता है उसको लेकर के, और पब्लिक व्यय को लेकर के, इन इन सब पर जो है सरकारों का खर्च होता है। तो सरकार इन सब को खर्च को कम करके, यानी कि जो लोक व्यवस्था होता है उसका खर्च कम करके, वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पे जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं उन पर मैक्सिमम खर्च करने की ज़रूरत है, और एक बैलेंस लेकर के चलने की ज़रूरत है। जो पॉलिसी होता है वो उस पॉलिसी इस तरीके से बनाएं कि पॉलिसी जो है वो अचीव कर सके जो गोल वहाँ पर निर्धारित हैं स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के। रिलेबल डाटा बनाएं, यानी प्रासंगिक डाटा बनाएं, और जो आवश्यक रूप से वर्कफोर्स को लेकर के हेल्थ सेक्टर्स में, वहाँ पर ये वहाँ पर इनको जो है वर्क करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये जो आंकड़ा है, ये देखिए यहाँ पर आंकड़े को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय के बात की जा रही है। जो पेड एम्प्लॉयज़ होते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में, वो किस देश में कहाँ कहाँ पर हैं? यूरोप और सेंट्रल एरिया में 75% हैं, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका में 73% है, साउथ एशिया में 69 हैं, ईस्ट एशिया पैसिफिक में 67% है, सब सहारन यानी कि अफ्रीका में 66% है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 49% है। और ये देखिए जो पब्लिक सेक्टर में वर्क किए जाते हैं वो कितना है, मेडिकल स्टाफ और नॉन मेडिकल स्टाफ, वहाँ का आंकड़ा दिया गया है कि जो चिकित्सा कर्मी होते हैं, गैर चिकित्सा कर्मी होते हैं, वो पब्लिक सेक्टर्स में वर्क कितना होता है, उनके द्वारा ये वर्क दिया जा रहा है। इसी तरीके से जो प्रीम हेल्थ, जो पब्लिक सेक्टर जो वेतन, यानी कि जो हेल्थ सेक्टर्स में पब्लिक के लिए जो वेतन होता है, डिमांड की जाती है, जो जो वहाँ पर हेल्थ कर्मचारी होते हैं उनके लिए, ये यहाँ पर कंपैरिजन है। देखिए फॉर्मल वेज एम्प्लॉइज के बीच, पब्लिक सेक्टर वेज प्रीमियम इन हेल्थ इंडस्ट्री, और यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है प्राइवेट एम्प्लॉइज के बीच। यानी कि कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये फिर जेंडर इक्वलिटी है वुमेन का, कि पब्लिक सेक्टर में वो कितना, हेल्थ इंडस्ट्री में कितना जो है वुमेन का वहाँ पर योगदान है 64%, वे कितना पर्सनल तरीके से जो वेतन पा रही हैं वो 52%। फिर यहाँ पर देखिए ये वही बात कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं वेज एम्प्लॉइज से। तो यहाँ पूरा का पूरा फ्रेंड्स आंकड़ा था जो मजदूर होते हैं वे हैं, और फिर जो पब्लिक सेक्टर्स में जो हेल्थ कर्मचारी हैं उनको कितना वेतन मिलता है, किस देश में क्या है, और सामान्य रूप से जो मजदूर होते हैं वेज एम्प्लॉइज होते हैं उनके बीच कंपेरिजन की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ कहाँ कहाँ आया है। अभी देखिए ये जो है यहाँ पर, ये देखिए एक न्यूज़ है, अभी हमने कल उसको आपको बताया था, ये मिनिमाइज द थ्रेट फ्रॉम आईडीज, ये न्यूज़ हमने बकायदा आर्टिकल में कल बताया था। ये पूरी की पूरी बात वही इन द टेक्स्ट में, द हिंदू वालों को कुछ और नहीं मिलता है। द हिंदू वाले क्या काम करते हैं कि एक ही खबर को 50 बार लेकर के आते हैं। ये वही का वही पूरा आर्टिकल है,
और इस आर्टिकल को हमने पहले बताया था कि आईडीज़ को जो है आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। तकनीकी सुधार हमने बताया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही आर्टिकल है। इसमें आप तकनीकी सुधार करके उसको लेकर के चल सकते हो, उसमें आपको परिवर्तन करना होगा अपने टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर देखिए यस्सी जो है ये केरला स्टोरी को सुनने के लिए उसमें अपील किया गया है। जो केरला स्टोरी फिल्म आई थी उसको लेकर के अपील किया गया है। फिर केंद्र सरकार ने एक अपना डिसीजन जो दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि सेम सेक्स कपल लिव इन पार्टनर नॉट इंक्लूडेड इन सरोगेसी लॉ, यानी कि जो सरोगेसी सेम जो सेक्स कपल होते हैं वो पार्टनर में रह सकते हैं लेकिन वो इंक्लूड नहीं होंगे सरोगेसी में। और जो प्रजनन अवस्था होती है बच्चा पैदा करने को लेकर के और अपना परिवार बनाने को बच्चा पैदा करके अपना परिवार बनाने की जो कंप्लीट फैमिली का प्रोसेस होता है उसमें वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये पूरी की पूरी बात इन्होंने कही गई है। पूरा 131 पेज का इन्होंने अपना फाइल ट्रांसफ़र किया, उस पर इनका जो निर्णय था वो अपना बात कही गई है। और यहाँ पर जो है एक फ्रंट पेज में न्यूज़ है उसको लेकर के यहाँ देखिए इमरान खान अरेस्टेड। इमरान खान जो है वो बिल मांगने गए थे हाई कोर्ट में और उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। ये फ्रंट पृष्ठ पे है और इसके बारे में आप देखिएगा कल परसों तक, और ये खबर द हिंदू में 1 वीक तक चलती रहेगी और ये आ जाएगी। तो हमको यही जानना है कि जो इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे वे कोर्ट में अपीयर हुए थे बिल को लेकर के, बिल मांगने को लेकर के। मल्टीपल केसेस में जो करप्शन केसेस थे रावलपिंडी में हो गया था, उस केस में वो आए थे बिल मांगने को लेकर के और उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये देखिए मध्य प्रदेश में जो है एक बस थी वो गिर पड़ी ब्रिज से और उसमें 22 लोग जो है मर गए हैं और ये बहुत ही जो है दिक्कत की बात है, बहुत दुख की बात है। और पृष्ठ नंबर अभी 12 पे एक चीता को लेकर के खबर आई है। जो कोनों में जो चीता था वो यहाँ देखिए फ्रंट पृष्ठ पे निकाला है। चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका डाइज इन कुनो। जो चीता आया था साउथ अफ्रीका से वो कुनो में मर गया है और उसको जो है उसी पे ये बात की जा रही है कि कैसे मरा कैसे नहीं। अब उस पर क्या बात की जा रही है आइए देखते हैं। ये देखिए थर्ड चीता डाइज इन कुनो। कुनो में जो है तीसरा जो चीता है जिसका नाम दक्षा था, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ट्यूसडे को जो है घायल हुई और इसके बाद वो डेथ घोषित कर दी गई। ये नामीबिया से लाया गया था और इस तरीके की जो घटना है यानी कि मरने की चीता को लेकर के कुनो नेशनल पार्क में, वो जाहिर सी बात है ठीक नहीं है, खास करके बायोडाइवर्सिटी के लिए और उसके लिए भी। तो इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्यों मरी और अगर उसका इन्वायरमेंट, अगर उसका जो रहने का तरीका नहीं है, अगर उस इन्वायरमेंट में वो सही तरीके से नहीं रह पा रही है तो फिर ले आने का कोई मतलब नहीं है। उसको जो है वापस भी भेजा जा सकता है क्योंकि ला कर के मारने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आर्टिकल था एनालिटिकल पार्ट पे। अब मिलते हैं
नेक्स्ट डे पर नए आर्टिकल के साथ। तब तक मैंने जो क्वेश्चन दिया है आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।